आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका फर्स्ट पेपर, जो कि भू आकृति विज्ञान आपका बुक का नाम है, फर्स्ट पेपर का नाम है। तो इससे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है आपका डेविस का अपवर्तन चक्र की संकल्पना से है, जो कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको भी पता है कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपसे शॉर्ट में तो नहीं पूछता है, लेकिन लॉन्ग में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। शॉर्ट में अगर पूछेगा तो कहेगा कि नदी के 3 अवस्थाएं बताएं, तो शॉर्ट में हो गया। लेकिन आपको इसमें पूरे विस्तृत से पढ़ना है। केवल नदी का जो है अवस्थाएं इसमें बस नहीं है, आपको बहुत सारे इसमें टॉपिक मिल जाएंगे क्योंकि लंबा चैप्टर है। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में क्या क्या जो टॉपिक है इसमें लिखना है, आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सभी हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले मेरे चैनल से अगर आप जुड़े नहीं तो प्लीज़ जुड़ जाइए इस तरह के वीडियो देखने के लिए और हमारे सपोर्ट करें। तो चलिए देखिए, पहले हम देखते हैं कि जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा कैसे जाएगा जो है। तो देखिए, प्रश्न अगर आपसे कहे इस तरीके से कि भूदृश्य समय और स्थान का प्रतिफल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप ये क्वेश्चन खुद आ जाएगा तो आप तो एकदम सोच ही नहीं सकते कि ये जो है अपवर्तन चक्र से तो ये तो कोई इसका मेल ही नहीं है। जैसे कि प्रश्न बनाया हुआ है कि भूदृश्य समय और स्थान का प्रतिफल है, विवरण कीजिए। अब इसमें आप कैसे सोचेंगे कि इसमें अपवर्तन चक्र ही लिखना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहे कि भूदृश्य समय और स्थान का प्रतिफल है। नेक्स्ट अगर कहे आपसे कि अस्थल रूप संरचना प्रक्रम व अवस्था का प्रतिफल है, व्याख्या कीजिए। ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, एक ही टॉपिक को देखिए कितने घुमा फिरा के ये पीछा पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए, भूदृश्य संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, इस कथन का अर्थ समझाइए। या अगर कहे कि विलियम मॉरिस डेविस, डेविस का पूरा नाम क्या है, विलियम मॉरिस डेविस के भौगोलिक चक्र का मॉडल मूल्यांकन कीजिए, है ना। या अगर कहे कि अपवर्तन चक्र के विषय में डेविस तथा पैंक के विचारों की तुलना कीजिए। या अगर कहे आपसे कि डब्ल्यू एम डेविस द्वारा प्रस्तुत अपवर्तन चक्र की संकल्पना की विवेचना कीजिए। या अगर कहे कि नदी स्थलाकृतियों के विकास से संबंधित डेविस और पैंक के सिद्धांतों का आलोचनात्मक का तुलनात्मक का वर्णन करना है। ठीक है, मतलब कमी करना है और तुलना करना है। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नदी अपवर्तन से, तो जितने भी मैंने प्रश्न को बताया किस किस तरीके से प्रश्न आपसे आए, तो यही आपको आंसर लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। हेडिंग लगाना है आपको सबसे पहले कि अपवर्तन भौगोलिक चक्र की संकल्पना। अच्छा, अपवर्तन का मतलब होता क्या है? तो देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है कटना। ठीक है, कोई चीज़ अपवर्तित होती है यानी कि कट जाती है। जैसे पत्थर है ना, चट्टान है, वो धीरे धीरे अपवर्तित होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अपवर्तन भौगोलिक चक्र की संकल्पना। ठीक है, ये चक्र जो है ये अपवर्तन की क्रिया हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है। तो इसमें एक अमेरिका भूगोल विद्वान जो है उनका नाम है डब्ल्यू एम डेविस। ये कहते हैं कि भौगोलिक चक्र जो कि समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उचित, ठीक है, उचित भूखंड अपवर्तन की प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित होकर अंत में आकृति विहीन निम्न मैदान में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे उचित नहीं है, उथित है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ें जो बनता है उथित, ठीक है, उथित है यहाँ पे। तो देखिए, मतलब ये कह रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि एक चट्टान है, बड़ी चट्टान है, काफ़ी बड़ी चट्टान है। अगर वो धीरे धीरे कटती है तो बहुत लंबे समय के बाद वो क्या होगी कि एक तो ये चट्टान होगी तो वो टीला जैसा होगा। वो कटते 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 वो क्या हो जाएगा, वो मैदान का रूप ले लेगा। ठीक है, वहाँ मतलब नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आकार तो उसका था कि पर्वत जैसा या चट्टान जैसा, गोल मोटोल जैसा भी आकृति हो, लेकिन जब वो कट जाएगा तो आकृति चेंज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है आकृति। मतलब वो समझ में नहीं आता है कि वो किस आकृति का है, तो उसी को कह रहा है कि आकृति विहीन हो जाता है। ठीक है, वो मैदान में बदल जाता है। समझे, समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं। डेविस ने अपनी इस संकल्पना को सन 1889 में प्रस्तुत किया, इसी चीज़ को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ विद्वानों का ये विचार था कि जो डेविस के पूर्व यानी कि डेविस के भी पहले जो फ्रांसीसी विद्वान कैम्पटी लुइस ग्रेविल ग्रेविल ड्यूट जो हैं, इन्होंने 1889 यानी उससे पहले, 1889 में तो डेविस ने बताया, लेकिन उससे पहले भी एक जो है ड्यूट ने ये बताए थे 1986 में, जो है अपवर्तन चक्र की विचारधारा को बता दिया था
कि जो नदी की जो प्रावस्थाओं की जो तुलना मानव के जीवन से की जा सकती है। जैसे मानव में भी होता है ना बाल्यावस्था, है ना, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक वैसे ही नदी में भी होता है। तो इन्होंने ये बताया कब 1986 में, यानी कि 1889, यानी कि आपका कितना 89 है ये यानी कि 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले ही इन्होंने जो है क्या किया है बता दिया है। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया है। लेकिन ये जो है ड्यूट का अ, फिर भी हम क्यों डेविस का ही पढ़ते हैं, कारण ये है कि जो ड्यूट जो है ये ग्रंथ इस चीज़ को लिखे तो वो फ्रांसीस भाषा में था, फ्रांसीसी में था। और डेविस का जो है उनका अंग्रेजी में था, तो इसलिए लोग इसको ज़्यादातर जानने लगे, पढ़ने लगे और ये प्रचलित भी हो गया। तो इसलिए ड्यूट को नहीं जाना जाता है, डेविस का ही कहा जाता है। ठीक है, डेविस जो है ये विश्व में मिलने वाले जो विभिन्न भूदृश्यों, है ना, और विभिन्न जलवायु की दशा में उसके विकास निरीक्षण के पश्चात कहा कि जो भूदृश्य संरचना प्रक्रम और प्रवस्था के परिणाम है। यानी कि जो भूदृश्य संरचना है, प्रक्रम, प्रक्रम को जानेंगे, प्रक्रम क्या है, प्रवस्था, प्रवस्था में ही आपका ये नदी का जाएगा, पौढ़ावस्था, किसी चीज़ का प्रवस्था होता है, बाल्यावस्था, पौढ़ावस्था, है ना, वृद्धावस्था, तो ये प्रवस्था में होगा। प्रक्रम का भी हम इसमें जानेंगे, अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे प्रक्रम भी है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी भूभाग के भूदृश्य का इतिहास, वहाँ पर पाई जाने वाली शैलों की संरचना, उन पर कार्यत का जो कारकों, यानी कि जो प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया है, अन्य कारकों के प्रभाव के अनुरूप जो स्थिति है वर्तमान समय में, वो भूदृश्य के स्वरूप के विकास में लगने वाली जो समय है, अवधि है, मतलब कि प्रवस्था के माध्यम से ही जाना जाता है। यहाँ पर डेविस द्वारा प्रयुक्त उपयोग में से 3 शब्दों संरचना और क्या है आपका प्रक्रम है और प्रवस्था को विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। इसमें डेविस ने 3 जो है भूदृश्य, संरचना और प्रक्रम, प्रवस्था के परिणाम, यानी कि आपको ये 3 जो हेडिंग है इन्होंने कौन दिया, डेविस ने दिया, कि आखिर ये अपर्दन जो होता है वो किन किन चीज़ों से होता है। आप सोच सकते हो कि अपर्दन किन किन चीज़ों का हो सकता है, तो इसी चीज़ को बताया है आपका, उसको हम आगे जानेंगे। तो देखिए इसमें पहले हम इसको जान लेते हैं कि भूदृश्य संरचना, जो भूदृश्य संरचना है वो 4 भागों में बटे। एक तो आपका ये हो गया कि मुलायम शैलें, दूसरी कठोर शैलें, तीसरी है मिश्रित शैलें और चौथा है कि ज्वालामुखी है। इसमें हम एक एक लाइन जान लेते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, बस ईमानदारी के साथ आप इसको एक बार देखिए। देखिए मुलायम शैल का मतलब जो कि अवसादी जो होता है, मलबा, जो कि परतदार शैलें उसमें सम्मिलित होती हैं। ये शैलें जो है क्षैतिज, साधारणतः नत, वलित, व्रंशित या अन्य सभी प्रकार की हो सकती हैं ये मुलायम शैलें। आपका ये है दूसरा कठोर कह रहा है, कठोर शैल, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मुलायम होगा तो गीला होगा, काफ़ी मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा, कठोर है तो कठोर होगा। ठीक है, तो इसके में जैसे कि आपका ये आ जाएगा, ये सभी कठोर शैलें आ जाएगा, जिसमें कि साथ साथ अग्नेय शैलें भी सम्मिलित है। तीसरा में मिश्रित शैल है। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि तो दोनों मिश्रित होगा, यानी कि अवसादी भी और कठोर भी। तो इसके अंतर्गत अवसादी रूपांतरित अग्नेय शैलों में से किन्हीं 2 या 3 से मिश्रण से ये बनता है। उसके बाद है कि ज्वालामुखी, यहाँ ज्वालामुखीय शैलें क्या है भाई, तो ज्वालामुखीय जो है डेविस के विचार से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित शैलों पर जो प्रक्रिया और प्रवस्था का प्रभाव अलग प्रकार से होता है। इस प्रकार जो भूदृश्य के विकास में जो जो भी कार्य अपरदन को नियंत्रित करता है, प्रमुख कार्य संरचनाएं, ये तथ्य लगभग सभी भूआकृति वैज्ञानिक स्वीकार भी करते हैं कि अपरदन के प्रक्रम जो है या कारक है वो संरचना द्वारा नियंत्रित होते हैं, चाहे वो वायु से हो, जल से हो, हिमानी से हो, है ना, सही प्रकार के प्रक्रम, कठोर, ये सभी मुलायम शैलें, उनके प्रभाव अधिक। देखिए जो अपरदन होता है आपका वायु से भी हो सकता है, होता है। ठीक है, आपने देखा होगा वायु जो है अपने साथ उसको बहा के ले जाती है, तो वो भी क्या कर रही है, वो भी अपरदन ही कर रही है किसी चीज़ को। मान लीजिए कि धूल जो है, पृथ्वी के ऊपर धूल जमा है, धूल है, ठीक है, तो वहाँ का धीरे धीरे जो है वायु उसको धूल को अपने हवा के साथ उसको उड़ा ले जाता है अपने साथ, और धीरे 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 उड़ाते 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 वहाँ पे क्या करता है, वो काटता जाता है, उस धूल को निकालते जाता है, और कहीं और पे जाके वो छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है। ठीक है, जल से भी ऐसे अपरदन कैसे होगा, जल से भी तो आपको पता ही चल रहा है कि मान लीजिए कि कभी कभार नदी के किनारे जो भी स्थल भाग जो होता है, वो अचानक से क्या होता है, उसमें सीड़ करके वो धंस जाता है ना, कट जाता है। तो और बारिश होता है तो आपने देखा होगा मिट्टियों की कितनी बहा के लेके चला जाता है। तो जल से तो काफ़ी अपरदन होता है।
जल से, हिमानी वर्ब से भी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, भूदृश्य संरचना, प्रक्रम, प्रवस्था, ये डेविस का है, ठीक है, ध्यान में रखिए। अब तक हमने क्या पढ़ा कि अपवर्तन भौगोलिक चक्र की संकल्पना है ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, और इसमें जो डेविस महोदय हैं, तो डेविस महोदय ही की माना जाता है, डेविस महोदय को ही माना जाता है कि अपवर्तन की जो भौगोलिक चक्र की संकल्पना डेविस का ही है। तो इन्होंने 3 अवस्था दिया है, वो चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये देखिए आपका यही हेडिंग है, ठीक है, भूदृश्य संरचना। हम समझ रहे हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब हेडिंग कब कौन सा लिखना है। तो देखिए सीधी सीधी सी बात है, आपको डेविस का ये जो है संकल्पना है, इसमें डेविस जो है भाई कुछ तो इन्होंने दिया होगा, कुछ मत दिया होगा। इनकी कोई तो हेडिंग्स होगी जो अच्छी सी होंगी, जिस चीज़ को सही साबित हुआ हो, ठीक है। तो इसमें 3 हेडिंग आपका है, भू अदृश्य संरचना कौन दी है, डेविस ने, प्रक्रम ने, डेविस ने, और प्रवस्था जो कि काफ़ी मशहूर है, डेविस शॉर्ट में पूछता है, नदी के अवस्थाएं। तो ये परिणाम होते हैं, जिसमें हमने पहला जाना कि भूदृश्य संरचना, भूदृश्य को हमने जान लिया कि 4 भागों में है। अब दूसरी की बात है ना प्रक्रम, प्रक्रम देखिए भाई क्या है प्रक्रम। तो प्रक्रम का मतलब होता है अपरदन की प्रक्रिया सहयोग करने वाले कारक, जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया या हिमानी। जल वायु हिमानी की वजह से तो ये आपका अपरदन होता है, ठीक है, इसके सहारे ही होता है। जल वायु नहीं होता तो किस तरीके से अपरदन हो जाता है, कोई चीज़ कैसे कट जाती, नहीं कटती, ठीक है। तो वही प्रक्रम है आपका। डेविस ने बताया कि प्रत्येक प्रक्रम का भूदृश्य पर अलग अलग प्रभाव होता है, मतलब कि जल से अलग होगा, वायु से अलग होगा, हिमानी से अलग होगा। वायु हिमानी द्वारा निर्मित भूदृश्य दूसरे प्रकार के होते हैं, इसलिए भूदृश्य के विश्लेषण को जानने के लिए प्रक्रम या अपवर्तन के कारकों की पहचान आवश्यक होती है, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ को जान लिया, एक हमने जाना आपका संरचना, यानी कि भूदृश्य संरचना, भूदृश्य संरचना में क्या होगा कि जो भूदृश्य जो संरचना है वो कैसी होंगी, मुलायम शैलें होंगी, कठोर शैलें होंगी, मिश्रित शैलें होंगी, ज्वालामुखी होगी। उसके बाद दूसरा हेडिंग हमारा है प्रक्रम, प्रक्रम में हमने जाना कि जल जल से भाई अलग से और एक अलग तरीके से अपरदन होगा, वायु से अलग तरीके से होगा, है ना, हिमानी से अलग तरीके से होगा। अब लास्ट हमारा है प्रवस्था, ठीक है। तो चलिए हम प्रवस्था को जानते हैं। तो देखिए प्रवस्था जो है 3 प्रकार के हैं, युवावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। मानव जीवन में भी सेम ऐसे ही होता है। तो देखिए युवावस्था कह रहा है कि जब नदी अपने तलछटी को सर्वत्र निरंतर गहरा करने में समर्थ होती है, ठीक है, तल जो है उसको गहरा करने में समर्थ हो जाती है, शक्ति होती है, तो नवीन या युवावस्था की नदी कहलाती है, क्योंकि वो कार्यत है, ठीक है। दूसरा ये कि पौढ़ा अवस्था, ये अपने चरम स्तर पर पहुंची हुई नदी पौढ़ावस्था की नदी कहलाती है। इस प्रकार की नदी की धारा की शक्ति जलोढ़क को स्थानांतरित करने के लिए काफ़ी होती है। ऐसी अवस्था में नदी न तो अपरदन कटाव ही करती है और न ही निक्षेप हुई। निक्षेप का मतलब होता है कि जो मलबा है एक जगह से दूसरे जगह पे कर देना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, तो वो किसी चीज़ को काटती है तो वो उसका जो छोटे छोटे जो कण होंगे वो कहीं इकट्ठा होगा, तो वो धीरे 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 इकट्ठा होगा, उसी को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। कोई भी नदी जो है इस प्रकार संतुलन बनाए रखने में समर्थ नहीं होती है पौढ़ा अवस्था में। तो ये पौढ़ा अवस्था हो गया, मतलब कि वो उसी पे वो रुका रहेगा। उसके बाद अब आ जाता है लास्ट स्टेज वृद्धावस्था। वृद्धावस्था से समझ में आ रहा है कि जब किसी नदी की सभी सहायक नदियाँ चरम स्तर पर पहुंच जाती है तो वह जो वृद्धावस्था की नदी कहलाती है, ठीक है। और इस अवस्था में नदी के प्रवाह गति क्या हो जाती है, काफ़ी धीरे हो जाती है, मंद हो जाती है, अतः उसमें स्थानांतरण की शक्ति बिल्कुल नहीं होती है, तो वृद्धावस्था में हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये डेविस ने जो बताया 3, क्या ये सही है। सब वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि जो डेविस ने बताया जो भी मत है ये सही है, तो नहीं, बहुत सारे जो है इसमें से कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको एडिंग लगाने के डेविस के अपवर्तन चक्र की संकल्पना की आलोचना मतलब डेविस की जो अपवर्तन चक्र की संकल्पना है इसमें आलोचना यानी कमी निकाली गई। क्या कमी निकाली गई, आपको इसमें ध्यान से सुनना है कि जो है डेविस ने स्वीकारा कि स्थल खंडल का पहले एकाएक उत्थान होता है। मतलब डेविस ने बताया कि स्थल खंड है जो हमारा वो एकाएक उत्थान होगा, मतलब एकाएक बनेगा, उसके बाद अपरदन प्रारंभ होगा, जब बन जाएगा उसके बाद उसमें से कटाव होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो अपरदन उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता है कि जब किसी चीज़ कोई बन जाएगा तब उसमें से हम काटेंगे, नहीं। आप देखोगे कि कहीं आप भुरभुरा मिट्टी ले लीजिए और आप उसको एक जगह फेंकेंगे, अगर आप उसको एक जगह फेंकेंगे तो
आपके पास ही बहुत सारे जो कार्ड है वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो वही इस चीज़ को कह रहा है कि वो प्रतीक्षा नहीं करेगा। ठीक है, या अब वो उसमें से कट जाएगा। ठीक है, मतलब बुरादा का मतलब कि आप उसको एक अच्छे से मिट्टी, गीली मिट्टी की तरह उसको कुछ बना लीजिए। ठीक है, और उसको आप कहीं पे रख दीजिए। या अगर भूकंप आपका आता है तो जो पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी वो काँप जाती है, तो कई जगह जो है वहाँ पे कटाव हो जाता है उसकी वजह से। और उधान उत्थान के साथ ही अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो डेविस ने इस चीज़ को माना कि जो स्थल खंड है भी पहले एकाएक उत्ता अचानक से बनता है और उसके बाद अपर्दन होता है। लेकिन ये सही नहीं है, कहा गया और वैज्ञानिक मतों के कि अपर्दन उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता है कि जब किसी चीज़ बन जाएगा तब हम उसको काटेंगे, नहीं। वो बनेगा उसी टाइम काटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। दूसरा है कि ओ एम महोदय ने डेविस के अपर्दन चक्र की संरचना को आवश्यकता से अधिक सरल बताया। उनके अनुसार उत्थान और अपर्दन साथ साथ नहीं चलते हैं। अब ये अलग ही बताने लगे कि उत्थान और अपर्दन साथ साथ नहीं चलते हैं। शायद ही उत्थान कभी शीघ्र हो जाता है, उसके उत्थान की प्रक्रिया लंबी होती है। मतलब लंबे समय में किस स्थल खंड या कुछ चीज़ जो है वो बनता है, उसके बाद अपर्दन धीरे धीरे होता है। जैसे कोई स्थल भाग ऊपर उठने लगता है, वैसे ही उस पर अपर्दन का कार्य शुरू हो जाता है। जब ऊपर उठने लगेगा तो उसमें अपर्दन का मतलब कटना शुरू हो जाएगा। तो ये कहना गलत होगा कि डेविस ने शीघ्र उत्थान और उसके बाद लंबी अवधि की शांति को सामान्य प्रक्रिया माना। तो ये भी इनको आलोचना किए। तीसरा है कि जर्मन भू आकृति विज्ञानवेत्ता जिनका नाम है वाल्थर पेंक डेविस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेंक डेविस, ठीक है। ये कहते हैं कि चक्र शब्द पर कड़ी आपत्ति करते हैं कि चक्र के अनुसार जहाँ से अपर्दन शुरू होता है वहीं पर समाप्त होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। पैंक महोदय जो कहते हैं कि डेविस की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की कड़ी आलोचना की और अवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः प्रवस्थाओं, है ना, जो है आफिस्टिंजे, आपदिस्टिंजे और खलीफ फार्मिंग इनटू कुलंग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। डेविस की उत्थान की विचारधारा जो है, उत्थान त्वरित शीघ्र अन्यास होता है। और जो एक और बताते हैं पैंक ने कि इनका विचार है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल है। या पौढ़ावस्था से खंडन करते हुए बताया कि स्थल रूप को उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर उन दोनों अवस्था के संबंध का परिणाम है। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम जो है आलोचना इनका किया गया है, जो कि पैंक महोदय इसमें ज़्यादा रोल करते हैं, आलोचना ज़्यादा करते हैं इनको। और ओ एम महोदय भी हैं इसमें। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।